नाजरीन आदाब, मैं हूँ मुस्तहसन रिजवी और लेकर हाजिर हूँ आपके लिए प्रोग्राम मंज़र पसे मंज़र। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हम आपको दिल्ली और उसके अतराफ़ में होने वाली तालीमी, अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियों से रूबरू कराते हैं। और इसी कड़ी में आज के इस शुमारे में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ख़ास, जिनमें सबसे पहले रुख करते हैं गालिब एकेडमी का, जहां गुज़श्ता दिनों यौम मज़दूर के सिलसिले में एक गंगा जमनी मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी शुअरा और लोगों ने शिरकत की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दुबई से आए हुए हमारे मेहमान रेहान ख़ान साहब से। मैं रेहान ख़ान, बज़्म उर्दू दुबई का फ़ाउंडर और जनरल सेक्रेटरी। दुबई में बेस्ड हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक आयरलैंड की कंपनी है जिसमें रीजनल मैनेजर मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, टर्की को हैंडल करता हूँ। वो तो माशी तरीक़ा है अपनी रोज़ी रोटी के लिए, मगर जो दिल और जो शौक़ है वो उर्दू है, उर्दू की खिदमत करना। और वहाँ पे मैंने एक तंज़ीम कायम की है बज़्म उर्दू के नाम से, और वो तंज़ीम का मकसद ही है कि उर्दू का फ़रोग़ कैसे किया जाए, ना कि जीसीसी गल्फ़ कोऑपरेटिव काउंसिल जिसको हम लोग ममालिक ख़लीज ममालिक कहते हैं, बल्कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और जहाँ पे भी उर्दू वाले मौजूद हैं। अगर हम ख़लीज ममालिक की बात करें, जो कि 6 मुल्क हैं, जिसमें करीब 5 मिलियन, जो 50 लाख हिंदुस्तानी जहाँ पे काम कर रहे हैं और रह रहे हैं, उसके अलावा उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी भी वहाँ मौजूद हैं। बल्कि जो हम जिन लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, कहीं कहीं से उर्दू की जो पहुँच है वो आप शायद हिंदुस्तान में रह के नहीं पता है कि आपकी उस ज़बान का कमाल कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत ही ऐसी बात है। तो जब आदमी अपने मुल्क से थोड़ा सा दूर होता है तो उसको थोड़ी सी कशिश और थोड़ा सा एक नॉस्टैल्जिया, एक थोड़ी सी याद भी अपने मुल्क और मिट्टी से जुड़े रहने की होती है। तो ज़बान उसकी बहुत एक अहम ज़रिया होता है। तो बहुत से लोग जो हैं वहाँ पे उर्दू के प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। दुबई में जो आला तरह के मुशायरे हो रहे हैं इस वक्त, हमारे जो दोस्त लोग वहाँ करा रहे हैं, हमारे सलाउद्दीन भाई, फरहान वास्ती साहब, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुशायरे करवा रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 4-4, 5-5 बजे सुबह तक के वो मुशायरे चलते हैं और कोई आदमी अपनी सीट से हिलता नहीं है और डुलता नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा काम है जो वहाँ पे हो रहा है और लोगों का। उसके अलावा बज़्म उर्दू, हम जो हैं उर्दू के फ़रोग़ के लिए हम ये चाहते हैं कि उर्दू बच्चों तक के पहुँचे, क्योंकि जब तक अगली नस्ल तक नहीं पहुँचेगी तो उर्दू का फ़रोग़ बहुत मुश्किल है। मुशायरे होना बहुत अच्छी बात है, आज के लिए अच्छा है, लेकिन इसका मुस्तक़बिल पे कोई असर नहीं पड़ना है, मगर मुस्तक़बिल के लिए बच्चों तक ये पहुँचना है। और इस काविश में बज़्म उर्दू दुबई ने काफ़ी काम भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त 2-3 हिंदुस्तान में ऐसे स्कूल हैं जिसमें हमने उर्दू के क्लासेस रेगुलर बेसिस पे शुरू किए हैं। और आज सिर्फ हमारे स्पॉन्सरशिप में जो स्कूल्स चल रहे हैं उसमें 200-250 बच्चे हैं जो उर्दू एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो जो हमने बचपने में चीज़ खो दिया, जो हमको नहीं मिल पाई, क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े, उर्दू का ऑप्शन कभी था नहीं, तो जो घर में थोड़ी बहुत सीखी वो सीखी। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों को वो ऑप्शन मिले। बच्चे जो हैं उर्दू अपने माहौल में, उसको अपने करिकुलम में और अपने स्टडीज़ में वो करें। तो उसके ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम छोटे छोटे ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी काम करते हैं। दुबई में काफ़ी काम हो रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा और सुना रेहान ख़ान साहब जो दुबई से तशरीफ़ लाए हैं कि वो किस तरह से उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए दुबई में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने दूसरे मेहमानों से भी बात की और उनके अलग अलग अपने अपने ख़यालात का इज़हार उन्होंने कुछ यूँ किया। जो भारत है वो इतनी संस्कृतियों का मेल है, इतनी बहुलता है यहाँ पे, इतनी बोली, इतनी भाषा, इतनी सारी चीज़ें हैं और उसमें ऐसा मिलजुल के लोग रहते हैं। और आज बड़ा दुख होता है जब ये सब देखते हैं, सुनते हैं कि लोग उन्माद फैला रहे हैं, किस तरह की बातें करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं अपने गाँव में रहता था, तो जब बचपन बीता तो मैं मुर्गियों के पीछे, ब्राह्मण परिवार में पैदा होते मुर्गियों के पीछे भागता था, बकरी से लिपट के सोता था, कभी इसका किसी ने विरोध नहीं किया। गांव में देखता था, आज मैं देखता हूँ, हंसता हूँ कि जब आज समझ पैदा हुई कि मुस्लिम महिलाएं साड़ियाँ पहनती,
थी। और आज भी देखिए शेरवानी पहन के शादी में कौन जा रहा है, हिंदू लोग जा रहे हैं। तो ये किसी को कुछ पता ही नहीं, ये लोग आए आपस में मिल गए, आपस में बोली भाषा। हम हिंदी बोलते हुए कितनी उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कितना उर्दू बोलते हुए लोग हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुल मिला के आज भी मुझे लगता है समाज सोसाइटी ऐसी ही है, कुछ बटा है तो सियासत ने बांटा है। और एक अच्छी बात जो हुई है कि अभी भी जो सोसाइटी में उस तरह के लोग हैं वो आगे आ रहे हैं, और गाँव में ये कुछ आप जो उन्माद देखेंगे ना, ये सोशल मीडिया पे है। और इसीलिए ये नहीं पता कि सोशल मीडिया पे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है कि जो राम प्रसाद हैं वाकई राम प्रसाद हैं, या जो रहीम खान है वाकई में रहीम खान है, कि वो नाम बदल के एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो मुझे इसके साथ मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि जो हमारे देश की जो ये गंगा जमनी संस्कृति है, इसकी पहचान को हम सबको बचा के रखना है। और इसके लिए जो ये सारा बवंडर रचा जा रहा है, इससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और ख़ासकर सोशल मीडिया पे इस तरह की कोई भी अफवाह आती है तो उसे बिल्कुल हमें सावधान रहना है, और हमें मिलजुल के इस तहजीब को बचा के रखना है। देखिए, गंगा जमनी तहजीब इस मुल्क की शान है। इस मुल्क की असली पहचान देखा जाए तो ये तहजीब है। खासकर आज़ादी के बाद से जिस तरह से इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने में इस तहजीब ने अपनी रोल निभाया है, शायरों ने, लेखकों ने, इस पूरे गंगा और जमुना के इस क्षेत्र में जितने लोग रहे हैं, वो राइटर्स रहे, वो शायर रहे, उन्होंने इस मुल्क की तासीर को बचा कर रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि संभवतः वही कारण है कि हिंदुस्तान आज बंटवारे के बाद भी एक अपनी अलग पहचान बना पाया। यहाँ कौमें रहीं, कौमें अपने हिसाब से रहीं, मिलजुल के रहीं, और उसमें इस तहजीब ने अपना एक ग्लू फैक्टर मुझे लगता है, एक ऐसा गोंद है जिसने कि कौमों को जोड़ कर रखा, हिंदू और मुसलमानों को जोड़ कर रखा, वो तासुबीपन नहीं आने दिया। आज के ज़माने में ज़रूर कुछ चीज़ों में बदलाव है जैसा कहा जाता है, और इस तहजीब की, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे लगता है ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत है। उन लोगों को न सिर्फ बड़ी ज़ोर से अपनी बात को रखना होगा जो कि इस तहजीब में भरोसा करते हैं। और फिर अगर बात आए कि इस तरह के मुशायरे जो कि आयोजित किए जाते रहे हैं, एक ज़माने में तो इनको लेकर जो वो रहा करती थी शिद्दत, चाहत, लोग आज जाते थे, उसकी और ज़रूरत है। ऐसे मुशायरे और आयोजित किए जाएं जो कि इस तहजीब को, इस गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान दुनिया में रहेगा। और आप पूरे माशरे में देख लीजिए, सिर्फ हिंदुस्तान इस तहजीब की वजह से ही अपनी पहचान बनाता है। यहाँ पर कौमें रहती हैं, कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन शान से चलती रहती हैं। लोगों को परमानेंट जॉब नहीं है, एक ये भी बड़ा मुद्दा है हमारे सामने। दूसरी तरफ हमेशा ये जो ठेकेदारी की व्यवस्था शुरू की गई है, उसके अंदर देश ही नहीं दुनिया के सारे मज़दूरों के साथ यही एक सिस्टम लागू हो गया है। किसी भी मज़दूर के लिए आज उसके पास जॉब है, कल होगी या नहीं होगी, एक बड़ा मुद्दा है। इसलिए इस एक मौके पर आकर के, मई दिवस के मौके पर आकर के दुनिया के तमाम मज़दूर, चाहे वो किसी भी विचारधारा से अपना वो रखते हों, संलग्न हों, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं, अपनी एकता और अखंडता का सबूत देते हैं कि हम दुनिया के मज़दूर एक हैं। और एक नारा उसका बड़ा अच्छा है कि दुनिया के मज़दूरों एक हो। उस नारे के तहत बेसिकली दुनिया के तमाम मज़दूर अपनी मांगों, अपने जायज़ मांगों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक दिल्ली के अंदर सवाल है, ये एक गंगा जमनी जो मशायरा हो रहा है, ये भी एक इसी का हिस्सा है। दूसरे चूँकि मज़दूरों के बीच में मज़दूरों के इश्यूज़ को लेकर के शेर व शायरी करने का भी एक तरीक़ा है, न कि तमाम स्पीचेस के ज़रिए बल्कि शेर व शायरी के ज़रिए इस मुहिम को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसी का हिस्सा है आज का ये मशायरा, गंगा जमनी मशायरा। तो नाज़रीन, अब हम फ़नून लतीफ़ा की एक दूसरी सिन्फ़ और बड़ी मकबूल सिन्फ़ ड्रामे की बात करते हैं, और आपको ले चलते हैं एक उर्दू ड्रामे की जानिब। नाज़रीन, ड्रामे की तारीख़ से तो आप वाकिफ़ हैं ही। आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में जहाँ सिनेमा और टेलीविज़न ने लोगों को अपनी तरफ मोड़ा है, अपनी तरफ खींचा है, वहीं दूसरी जानिब ड्रामे ने भी अपनी साख्त और अपनी पहचान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और उसकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लोग जूक दर जूक अपने पसंदीदा ड्रामे देखने के लिए ऑडिटोरियम की तरफ जा रहे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं और एक ड्रामा दिखाते हैं। मगर इससे पहले हम बात करते हैं ड्रामे के हिदायतकार से और जानने की कोशिश करते हैं कि उर्दू ड्रामे के मुतालिक उनके ख़यालात क्या क्या हैं। गालिब न्यू दिल्ली हमारा बहुत मशहूर प्ले है, और इसकी मकबूलियत की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि ये पिछले 20 साल से मुसलसल हो रहा है।
और आज हम इसका 450वां शो कर रहे थे। प्ले का थीम ये है कि साहब देखिए, गालिब साहब को तो अपनी दिल्ली से इश्क था, गो कि वो दिल्ली के रहने वाले नहीं थे, लेकिन अगर उन्हें मौका दिया जाए और फैज़ साहब गालिब साहब को ये बताएं कि भाई आप बड़े गलत वक्त पे पैदा हो गए और इसलिए आप वो मकबूलियत हासिल नहीं कर सके, आपकी मकबूलियत तो अब है। अब देखिए आप पे फिल्में बन रही हैं, टीवी सीरियल्स बन रहे हैं, आपकी गज़लें गाई जा रही हैं, तो आप अपने दौर में गलत वक्त पे पैदा हो गए थे। अब आप अल्लाह मियाँ से रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई आपको वो दोबारा जन्म दें। और हाँ, अगर आप जन्म लेना चाहेंगे तो कहाँ लेना चाहेंगे? और गालिब साहब कहते हैं भाई जब मैंने 1857 में दिल्ली नहीं छोड़ी तो लामोहला मैं दिल्ली में ही दूसरा जन्म लूँगा। तो वो जो दिल्ली में दोबारा आते हैं तो उनके दौर की दिल्ली और आजकल के दौर की दिल्ली में कितना फ़र्क हो चुका है, और वो दुरुस्त हुआ है या गलत हुआ है। और मेरे ख़्याल से हम प्ले में दिखाते हैं कि भाई मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस जो है वो तारीख़ का हिस्सा होती हैं ये सब चीज़ें। उर्दू ज़बान की तो अपनी स्ट्रेंथ है, एक ताकत है। ये तो चंद उन ज़बानों में से है जो न समझ में आने पे भी अच्छी लगती है। वो तो उर्दू वालों ने इसका इस्तेमाल छोड़ दिया, या उर्दू वाले इसका इस्तेमाल सिर्फ उर्दू वालों में करते रहते हैं। हमने तो बल्कि गालिब न्यू दिल्ली क्या बहुत सारे 10 से 12 प्लेस में उर्दू में करता हूँ और आम लोगों के बीच में करता हूँ। उमूमन पब्लिक शो करता हूँ, टिकटेड शो करता हूँ, जिसमें उर्दूदां और गैर उर्दूदां की कोई तफरीक नहीं रहती है। हमारे ड्रामों में, हमारे सिनेमा में, हमारे लोकगीत में, हमारे रोज़मर्रा में उर्दू का असर बहुत ज़्यादा है। तो उर्दू हमारे लिए किसी किस्म की इम्पेडिमेंट नहीं है, बल्कि उर्दू की वजह से हमें ज़्यादा नाज़रीन मिलते हैं। और कभी कभी हमारे हिंदी प्लेस में लोग कम आते हैं कि शायद इसमें उर्दू का उतना इस्तेमाल ना हो जितना इनके उर्दू प्लेस में होता है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस ड्रामे के हिदायतकार लोगों की तादाद जो कि ऑडिटोरियम में आ रही है और इसकी शोहरत को लेकर, इसकी मकबूलियत को लेकर, इसके रोशन मुस्तकबिल के सिलसिले में कितने पुरुम्मीद हैं। तो आइए आपको उनके ही ड्रामे की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। वली महाराज चलेंगे? अरे ये ना वली महाराज, चलेंगे काहे नहीं चलेंगे? कितना सवारी है? सवारी? हाँ सवारी कितना? सवारी तो साहब आपका ये एक पहिया, दूसरा पहिया। अंदराज है का? हमारा रिक्शा है। हाँ भाई, सवारी तो आपका ये रिक्शा हुआ, हम तो सवार हुए। ना हुए बाबा, आप सवारी हैं। नहीं मियाँ साहबजादे, हम सवार हैं। सवारी, सवार, सवारी, सवार, सवारी, सवार। अरे हम कह रहे हैं अरे हम भी तो कह रहे हैं। उर्दू और फारसी का सबसे बड़ा शायर कह रहा है कि वो सवार है। शायर है? अरे सवारी चलती है भाई। जाहिले मुतलक सवारी पर चढ़ा जाता है। सुनो और कान खोल के सुनो, जिस चीज में भी ई आ जाएगा उस पर चढ़ा जाएगा। नई दिल्ली जाना है साहब, मेट्रो। अपनी जबान दुरुस्त कीजिए, मत रो होगा। जनाब आप धक्का देती है मारू के कान के नीचे। सोना गुप्ता बेवा नहीं, सोनम कपूर बेवफा है। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मुझे दुनिया वाले शराबी न समझो। पानी मिलाया करो। कौन है तू? कौन है तू? स्टैचू ऑफ लिबर्टी।
दिखा दे। मुंह दिखाई देगा के तो उतर गई देख के अच्छे अच्छों की उतर जा, भाग जा दे। और जो मैंने भेद नजर आ गया ना, तो पीट पीट के पिछवाड़े में हीटर बना दूंगा। रोटी से के मैं नई दिल्ली जाना था। नई दिल्ली जाने का लाइसेंस है तेरे दौरे? नहीं तो आधार तो होगा ही होगा। मेरे पास तो जो भी है उधार है। पुलिस ने उधार ना, नगद चले, नगद। आधार तो फकत ये एक बक्सा है। ये तो फकत बक्से में चंद तस्वीर है बुता, चंद हसीनों के खुतूत। चंद तस्वीरों ने बताई चंद हसीनों की करतूत। गलत पढ़। चांदी ये बोले इसमें ना भाई, मंदिर तो इसमें सोने का सामान ला गए, खोल के दिखा सर। कौन सी लिंग? इस के लिंग खोल के दिखाते सर। इस मग लिंग तावड़ी करे, तावड़ी फास्ट 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 जल्दी जल्दी। तावड़ी अच्छा लफ्ज़ है। पहले लोग ताड़ी पीते थे, अब ताड़ी करते हैं। तावड़ी कर ले वरना तोड़ दूंगा सर। कर रहा हूं साहब। क्या कह रहे हो भाई? ये लीजिए, ये लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए। दिल्ली पुलिस ने तमीज सिखाया। खड़िया हो गया साहब। होंगे मर जा, इसका सिर पर चढ़ेगा। मरेंगे इतना बड़ा कितनी चांदी के बोले इसमें। का सोना, का चांदी, का गालिब। नव जमाने में ये चीजें दस्तयाब रही, ना वैसी किसी तवक्कात के साथ आया हूँ साहब। रख के तो खुलेगी। ये लीजिए, ये लो, ये ले, ये रख, वाह वाह नाजरीन, तो देखा आपने ड्रामा, और हमें उम्मीद है कि आप इससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। और इससे हमें ये देखने को मिला कि उस ज़माने की उर्दू, गालिब शायर गालिब के ज़माने की उर्दू और आज के दौर के उर्दू, दोनों ही उर्दू अपनी ज़माने की मकबूल ज़बानें हैं। जैसी उर्दू उस वक्त मकबूल थी, वैसे आज भी हिंदुस्तान के कोने कोने में मकबूल है। तो नाजरीन, प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र के सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं शेर व अदब की एक और महफ़िल में, जो कि गालिब इंस्टीट्यूट में मुनक़िद की गई है मशहूर ज़माना शायर दाग दहलवी की याद में। तो चलिए इस मुशायरे के मुंतज़िम से बात करते हैं। मिर्ज़ा दाग दहलवी की याद में हम हर साल ये प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं। सवाल ये होता है कि हम मिर्ज़ा दाग को क्यों याद करते हैं। मिर्ज़ा दाग का ताल्लुक़ दिल्ली से था और मेरा ताल्लुक़ भी दिल्ली से है, और मेरी यही कोशिश है कि हम अपने असलाफ़ को याद करें और नई नस्ल को उससे रोशनास कराएं। और एक दिल्ली वाले होने के नाते इन्हीं दिल्ली की गली कूचों में मेरी भी परवरिश हुई है, तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नई नस्ल और पुरानी नस्ल के बीच के अंदर जो एक खलीज है उसको कम से कम दूर करने की कोशिश की जाए, और नई नस्ल को इस बात से रोशनास किया जाए कि कैसे कैसे जौहर इस सरज़मी से पैदा हुए, जो इस सरज़मी का हिस्सा बन गए, और हमको शायरी में ख़ास तौर से उन तमाम लोगों की पैरवी करनी चाहिए जिन्होंने अपने कलम से इस समाज को तब्दील करने का एक जिगर रखा। और महफ़िल सनम हमारी ये एक समाजी और सक़ाफ़ती तंज़ीम है जो हर साल इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करती है, और हमारी कोशिश यही होती है कि मुख्तलिफ़ मैदानों से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम लोग जो नई नस्ल से भी ताल्लुक़ रखते हैं, पुरानी नस्ल से भी हैं, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ। जब हमने वहाँ आए शुआए कराम से उर्दू शेर व अदब की मकबूलियत और उसकी अहमियत के मुतालिक बातचीत की, तो उन्होंने कुछ यूँ कहा। शायरी
एक्चुअल में समाज को सुधारने का ही काम करती है, समाज को एक मैसेज देने का काम करती है। लेकिन आज जो शायरी का मिजाज बना हुआ है मुशायरों से ख़ास तौर से, तो शायर सिर्फ मुशायरों में अपनी तारीफ़, अपनी शोहरत और दौलत के पीछे लग गया है। जो असल मकसद था समाज को मैसेज देने का, वो शायरी का मिजाज ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मिजाज ख़त्म हो गया, आज भी वो शायरी हो रही है। वो भले ही मुशायरों के ज़रिए लोगों तक नहीं पहुंच रही है, रसाइल के ज़रिए से, अखबार के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से बराबर। और अब तो एक बहुत अच्छा कहना चाहिए साधन है कि नेट के ज़रिए से तमाम लोगों तक शायरी पहुंच रही है। मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई मैसेज देना है तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि शायर ने जो अपने हिसाब से कहा है कि ना हम बंदूक रखते हैं, ना हम शमशीर रखते हैं, ना हम बंदूक रखते हैं, ना हम शमशीर रखते हैं, वतन से प्यार करते हैं, वतन की पीर रखते हैं। बुज़ुर्गों ने विरासत में जो सौंपी थी हमें एक दिन, पुरानी सभ्यता की घर में वो जागीर रखते हैं। तो शायरी यही, शायरी एक पुराने बुज़ुर्गों की हमारी एक जागीर ही है। अगर हम रवायत से हट के काम करेंगे तो हमारी शायरी का असल मकसद ख़त्म हो जाएगा। एक जगह और कहा है, मेरा ही 4 मिसरे हैं कि ना हम इंसान बन जाएं, ना हम शैतान बन जाएं, ना हम इंसान बन जाएं, ना हम शैतान बन जाएं, खुदा से ये दुआ है बस कि हम इंसान बन जाएं। अगर इसके सिवा कुछ और बन पाएँ तमन्ना है, तो फिर अपने वतन की ही अनोखी शान बन जाएं। उर्दू या उर्दू शायरी या उर्दू ज़बान के हवाले से ये बात कही जा सकती है कि शायरी ने हर ज़माने में एक कारनामा अंजाम दिया है और इस ज़माने में भी अंजाम दे रही है। यहाँ तक के ज़हनी बेदारी, तालीम के तहीं जहाँ तक के लोगों को बेदारी लाने का काम है, तो बिलाशुबा हमारी शायरी कर रही है। लेकिन कुछ लोग आज ऐसे आ गए हैं जो सतही जज्बात का सहारा लेकर आवाम की कम इल्मी का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो ना तो हमारे मुल्क को इसकी ज़रूरत है और ना कभी इसकी पूरी दुनिया को ज़रूरत रही है। शायरी ने हमेशा लोगों में बेदारी पैदा की है, शायरी ने हमेशा कौम के अंदर एक इनकलाब लाया है। और अगर ये कहा जाए कि हमारे इस मुल्क को जो 1947 में आज़ाद हुआ, इसको बहुत पहले अगर आवाम को इनकलाबी रुख की तरफ अगर किसी चीज़ ने फेरा है तो वो हमारी शायरी और ख़ुसूसन उर्दू शायरी रही है। हर ज़माने में ऐसे लोग रहे हैं कि जो समाज में, माशरे में, हमारे आसपास फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए जहाँ कभी कभी तकरीर का सहारा लेते हैं, जहाँ कहीं इस्लाही प्रोग्राम का सहारा लेते हैं, वहीं इस्लाही नुक्ता नज़र से माशरे में एक अहम कारनामा अगर अंजाम दिया है तो हमेशा देती आई है और वो शायरी है। पहले भी देती आई है और आज भी दे रही है। तो अब चलिए आपको मुशायरी की भी सैर करा देते हैं। जो हसरत थी वो निकली तो मगर पूरी कहाँ निकली, जो हसरत थी वो निकली तो मगर पूरी कहाँ निकली, तमन्ना लब तलक तो आ गई पर बेजुबान निकली, तमन्ना लब तलक तो आ गई पर बेजुबान निकली। और जुबानों में हुआ जब इर्तबाते बाहमी शैदी, तो इजहारे मोहब्बत के सबब उर्दू जुबान निकली। मैंने मिट्टी के खिलौनों को उड़ा दी चादर, मैंने मिट्टी के खिलौनों को उड़ा दी चादर, जब किसी अब्र को आकाश में आते देखा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने मिट्टी के खिलौनों को उड़ा दी चादर, मैंने मिट्टी के खिलौनों को उड़ा दी चादर, जब किसी अब्र को आकाश में आते देखा। और आजकल किसानों को हम तो हर वक्त देखते हैं, टीवी पे सुनते हैं। और जब कोई जिनसे गरा कद्र का गाहक न मिला, जब कोई जिनसे गरा कद्र का गाहक न मिला, हमने लोगों को भरे खेत चराते देखा। क्या कह रहे, क्या कह रहे। हमने लोगों को भरे खेत चराते देखा। और अपने गम का मुझे एहसास हुआ है जर्री, अपने गम का मुझे एहसास हुआ है जर्री, मैंने अहबाब को जब अश्क बहाते देखा। तो नाजरीन, मंजर पसे मंजर के शुमारे में हमने आपको शेर भी सुनवाए और ड्रामा भी दिखाया। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अगले शुमारे में फिर ढेर सारे मनाजिर के साथ फिर हाजिर होंगे। मुझे यानी मुस्तहसन रिजवी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।